त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करेंगे कल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके की घटना घटी है। एक महिला डिलीवरी के लिए वहां पे पहुंची थी, उसके घर में खुशियां आने वाली थी और खुशियां मातम में बदल गईं। और मरीजों और उनके तीमारदारों से पैसा वसूलती हैं। जो पैसा नहीं देते हैं उनके साथ वही व्यवहार होता है जो कल रात उस महिला और उनके परिवार के लोगों के साथ हुआ है। सर, क्या हुआ कि कल रात में जब हम वहां पहुंचे मौके पे ही, तो हमने देखा कि परिजनों ने बताया कि 6,000 रुपए की मांग की जा रही थी और 6,000 नहीं दे पाए। जब तक वो व्यवस्था करने चले गए तब तक उसका इलाज ही नहीं हुआ। और वो सिर्फ एक मामले की जांच होने से कुछ नहीं होगा। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को दोषी मानते हैं या सरकार के लोग जो है उनको दोषी मानते हैं? दूसरा सवाल यह है कि सरकार भाजपा की है, भाजपा के यहाँ पर विधायक है, भाजपा के यहाँ पर मंत्री हैं, तो ऐसी घटनाएं होने पर वह त्वरित कार्रवाई के लिए सामने क्यों नहीं आती? इस घटना के बाद ललितपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष का एक वीडियो जारी हुआ है। या अपने जो है पद से पीछे नहीं हट सकते कि मैं विधायक होता तो ये कर देता। भाई जो है उसमें उस पद पर रहते हुए जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, मनोहर लाल पंत जी, उनको आगे आना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप जो है खामोशी ओढ़े हैं। सर, कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा, आप उसमें कह रहे थे कि बहुत जल्दी ललितपुर की जनता सड़कों पे आ जाएगी और आक्रोश फूटेगा। तो कल मैंने देखा कि मेडिकल कॉलेज में यही स्थिति थी, सैकड़ों छात्र वहां पे पहुंच गए और जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार हो गए थे। मैं तो उन छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो आए। पिछले कुछ समय में सर, जिस तरीके से ललितपुर जनपद में शिकायतकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहता है? भ्रष्टाचार तो ये समझ लो अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है नए नए। आपको नहीं लगता है कि लोगों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों से उनका विश्वास उठता जा रहा है? जन सुनवाई तो सबसे बड़ा मजाक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार की। बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के ताजा मामले की, जो कल घटना मेडिकल कॉलेज में घटी है। जिला महिला अस्पताल में जो घटना घटी है, वहां पे एक प्रसूता की डिलीवरी के पहले ही इलाज ना मिलने से उसकी दुखद मृत्यु हो गई। नवजात ने दुनिया में आने से पहले ही काल के गाल में समा गया वो छोटा सा बच्चा। बात करेंगे उस 7 साल के बच्चे की जिसकी माँ का साया उसके सर से उठ गया। तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, ललितपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, व्यापार मंडल के ललितपुर के जिलाध्यक्ष, साथ ही प्रेस क्लब संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करेंगे कल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके की घटना घटी है। एक महिला डिलीवरी के लिए वहां पे पहुंची थी, उसके घर में खुशियां आने वाली थी और खुशियां मातम में बदल गईं। कल की जो घटना है, कल हम लोग ललितपुर जिले के 51वां स्थापना दिवस मना रहे थे और कल ही यह दुखद घटना हम लोगों के सामने आई है। बड़ा गंभीर विषय है। दुख की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर पिछले काफ़ी समय से सवाल उठाए जाते रहे, बताया जाता रहा विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न पीड़ितों के द्वारा कि बगैर पैसे के स्वास्थ्य विभाग में कोई काम नहीं होता है। लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रहती है, क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भ्रष्टाचार से कोई पैसा कमा रहा है तो उसका हिस्सा ऊपर नहीं पहुंच रहा। अगर ऊपर हिस्सा नहीं पहुंच रहा तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई का ना होना ही यह सिद्ध करता है कि ऊपर के लोग भी, ऊपर के अधिकारी भी इस भ्रष्ट सिस्टम के हिस्सा बने हुए हैं। कल की जो घटना हुई बहुत दुखद है। शोकाकुल परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक मामले की जांच होने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ देखें कि यहाँ का पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम है वह पूरा जो है बुरी तरह से अव्यवस्थित है। उसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है और इसका भाजपा सरकार के लोग इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि ललितपुर को मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो एक साधारण से अस्पताल से गई गुजरी है। वहां एक तो चिकित्सक नहीं है। रिकॉर्ड में बताया जाता है कि तमाम चिकित्सक है, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं आते, उन्हें सिर्फ नाम के लिए रखा गया है ताकि मेडिकल कॉलेज की मान्यता बनी रहे या जिन विभागों की मान्यता नहीं है वो मान्यता मिल जाए।
सिर्फ इसलिए चिकित्सक रखे गए हैं जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं। एक विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि वहां पर तमाम दलाल महिलाओं की बातें समय समय पर सामने आती हैं, जो चिकित्सकों के लिए दलालों का काम करती हैं और मरीजों और उनके तीमारदारों से पैसा वसूलती हैं। जो पैसा नहीं देते हैं उनके साथ वही व्यवहार होता है जो कल रात उस महिला और उनके परिवार के लोगों के साथ हुआ है। सर क्या हुआ कि कल रात में जब हम वहां पहुंचे मौके पे ही, तो हमने देखा कि परिजनों ने बताया कि 6,000 रुपए की मांग की जा रही थी और 6,000 नहीं दे पाए। जब तक वो व्यवस्था करने चले गए तब तक उसका इलाज ही नहीं हुआ और वो महिला। देखो, प्रसूताओं के साथ ये उन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है, दलालों ने और चिकित्सकों ने, उनने फिक्स कर रखा है कि सीजर होगा तो इतने रुपए चाहिए। अगर दाई को आप पैसे नहीं दे वहां, तो वो आपके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करती है, इस तरह से तिरस्कृत करके बात करती है कि लोगों को रोना आ जाता है। तो ये जो हिस्सा ये सबके पास पहुंचता है, और जो पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं या किसी परिस्थिति के कारण पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको उचित इलाज नहीं दिया जाता है। और कल की घटना में यही मुख्य कारण रहा। सर जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को दोषी मानते हैं या सरकार के लोग जो है उनको दोषी मानते हैं? देखो, दोषी तो मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग के अधिकारी और चिकित्सक है, लेकिन प्रशासन के नीचे यह सब लोग काम करते हैं। तो प्रशासन की शक्ति ना होना या प्रशासन के द्वारा उचित कदम ना उठाए जाने के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दूसरा सवाल यह है कि सरकार भाजपा की है, भाजपा के यहाँ पर विधायक है, भाजपा के यहाँ पर मंत्री हैं, तो ऐसी घटनाएं होने पर वह त्वरित कार्रवाई के लिए सामने क्यों नहीं आती? सर 12 घंटे बीत गए हैं, ना विधायक जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना मंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया। तो मैं तो इस मामले में सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों, चिकित्सकों से ज्यादा जो है अपने जनप्रतिनिधियों के लिए दोषी मानता हूं कि जो सक्षम है इन लोगों पर लगाम लगाने में, वह अभी तक सामने नहीं आए हैं और ना वो सामने आते हैं ज्यादातर मामलों में, जबकि उनका दायित्व जनता के प्रति, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा बनती है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है इस घटना के बाद। ललितपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष का एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं विधायक होता तो मैं ऐसा नहीं। जिम्मेवारी तो देखो ऐसा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी एक बड़ा पद है। हमारे मित्र है कैलाश निरंजन जी जो जिला अध्यक्ष हैं इस समय, उन्हें भी ऐसा नहीं है कि उन्हें वो आगे आकर बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें आगे आकर डीएम साहब से बात करना चाहिए थे, जिला और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मंत्रियों से बात करना चाहिए। बात तो कोई साधारण आदमी भी कर सकता है, अगर जायज बात है तो कैलाश जी भी बात कर सकते थे। उन्हें इस तरह का बात कहकर अपनी जिम्मेवारी या अपने जो है पद से पीछे नहीं हट सकते कि मैं विधायक होता तो ये कर देता। भाई जो है उसमें उस पद पर रहते हुए जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, मनोहर लाल पंत जी, उनको आगे आना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप जो है खामोशी ओढ़े हैं, तो अधिकारियों को इसी कारण तो सह मिलती है। भ्रष्टाचार आज जो चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग का चरम पर क्या है, उसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। मनमानी पूरी तरह से हावी है। कहा जाता है संविदा पर जो कर्मचारी हैं वह मनमानी ड्यूटी करते हैं, उसका कारण ये है कि उनसे भी लाखों रुपया लेकर संविदा की नियुक्ति की गई है। कहा जाता है योगी राज में सरकारी पदों पर नौकरियां बगैर रिश्वत की हो रही हैं। इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन जो संविदा पर नियुक्ति हो रही है वह बगैर पैसे के नहीं हो रही हैं। योगी जी को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा, नहीं तो आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि जन आक्रोश उनके चुनाव के समय फूट पड़े और भाजपा जो है सत्ता से सड़क पर आ जाए। सर कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा, आप उसमें कह रहे थे कि बहुत जल्दी ललितपुर की जनता सड़कों पे आ जाएगी और आक्रोश फूटेगा। तो कल मैंने देखा कि मेडिकल कॉलेज में यही स्थिति थी, सैकड़ों छात्र वहां पे पहुंच गए और जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन के लिए भी तैयार हो गए थे। मैं तो उन छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो आए। देखिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं सत्ता पक्ष के, और सत्ता पक्ष के मान लो यदि अधिकारी या जो पदाधिकारी हैं वह खामोश हैं, तो विपक्ष के तमाम दल हैं, बसपा के तमाम नेता हैं, सपा के तमाम नेता हैं, उनको आगे आकर अपने दायित्व निभाने चाहिए। सत्ता पक्ष तो लीपापोती करने वालों का साथ देता है, ज्यादातर देखा गया है, लेकिन विपक्ष को तो मुखर होकर इस तरह के मुद्दे सामने लाने चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करने से नहीं, प्रशासन के सामने सड़क पर उस चीज का अगर प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो सड़क पर उनका विरोध दिखना चाहिए।
जहां ये मेडिकल कॉलेज में सर घटना घटी है, उसी मेडिकल कॉलेज में कल कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के वहां पे नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रदर्शन भी किया, तो उनके पास जब वहां के प्रिंसिपल आए तो उनका संतोषजनक जवाब उन लोगों को नहीं मिला, ऐसा उन लोगों ने आरोप भी लगाया है। क्या कि सिस्टम पूरा खराब है। जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं वह सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वह किसी की सुनते नहीं। और ज्यादा अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो पुलिस बुला ली जाती है, लोगों पर मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। आम आदमी क्या करे जब बड़े बड़े जो है लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी सत्ता पक्ष के खामोशी ओढ़े रहते हैं और भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों पर यहाँ पर मुकदमे जब लिखाए जाते हैं तो आदमी क्या करे। दूसरा, ये अजीब जो है, ये तो अंग्रेजों के शासन को मात करने वाला एक नियम बना रखा है कि आपको विरोध प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करना है तो उसके लिए सरकार की अनुमति ले। अरे ये कौन सा तमाशा है? जिस सरकार की कमियों के कारण हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है, बैठने की जरूरत हो रही है, उसी से हम अनुमति लेने जाएं। पिछले कुछ समय में सर जिस तरीके से ललितपुर जनपद में शिकायतकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर विषय है और इस तरह की बातें, ये हिटलरशाही जो कहते हैं, इसी तरह की प्रवृत्ति को तो कहते हैं हिटलरशाही, कि आप जो है विरोध करने वाले के खिलाफ मुकदमा लिखा दें ताकि जो है दूसरा कोई विरोध ना करे। आज हालात यह है कि यदि एक तो गिने चुने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उन्हीं पर मुकदमा लिखा कर उनकी आवाज को दबाया जाता है और बाकी लोग खामोशी से तमाशा देखते हैं। जो छात्र कल प्रदर्शन कर रहे थे, रात में 2 बजे जिलाधिकारी के आवास के बाहर भी पहुंचे और छात्र मांग कर रहे थे, और जो महिला की मृत्यु हुई है उनके परिजन भी साथ में थे। वो कह रहे थे एक बार डीएम साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहां पे प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। अब ये जो बाहर प्रशासन के अधिकारी थे डीएम साहब के बंगले के, मैं वहां पर नहीं था, मुझे उस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं, यदि प्रशासन के जो भी अधिकारी डीएम साहब के बंगले के बाहर थे, उन्हें डीएम साहब को अंदर मैसेज देना चाहिए था कि गंभीर मामला है और इस तरह की गंभीर घटना घटित हुई है, तो डीएम साहब को बाहर आके उन्हें सांत्वना देना चाहिए। जिसके परिवार के लोग मर गए हैं, 2 मौतें हो गई हैं और शिक्षकों की लापरवाही के कारण मौतें हुई हैं। स्वाभाविक मौत हुई हो तो परिवार के लोग अपने कलेजे पर हाथ रखकर जो है ईश्वर की सब करनी मान लेते हैं कि ईश्वर की माया है तब। लेकिन अगर किसी की गलती की वजह से मौतें हुई है, गंभीर विषय है, तो डीएम साहब के पास मैसेज पहुंचना चाहिए और उन्हें बाहर आकर मेरे ख्याल से लोगों से बात करना चाहिए थी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 7 घंटे ये पूरा प्रदर्शन चला वहां पे, तो वहां पे जो मेडिकल के जो डीन थे वो तो पहुंचे कुछ समय बाद, लगभग 2-2.5 घंटे बाद पहुंचे वहां पे, लेकिन अन्य अधिकारी नहीं दिखाई दिए। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी एक भूमिका बनती है सर। वो हम बता रहे, सब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे अधिकारी जी। और आप ये देखो, सरकार कहती है दवाओं की कोई कमी नहीं है। अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो कोई भी व्यक्ति, अगर फ्री की दवा किसी व्यक्ति को मिले तो कोई व्यक्ति पैसा खर्च करना चाहेगा? पैसा तो आदमी दवाओं में मजबूरी में खर्च करना पड़ता है कि जब उसको लगता है कि हमें परिजन के अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना है तो मजबूर होकर वो पैसा खर्च करता है। अब अपने मेडिकल कॉलेज हो, जिला चिकित्सालय हो, उसके आस पास जो है दर्जनों मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। वो क्यों चल रहे हैं? उनमें लाखों करोड़ों का प्रति वर्ष जो है कारोबार हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर सरकारी दवाएं लोगों को मिल रही हैं तो लोग उन स्टोरों में दवा खरीदने क्यों जाते हैं? जाहिर है कि चिकित्सकों की मिली भगत है और बाहर की वो दवाइयां लिखते हैं और इसलिए लोग वहां पे मजबूर होकर दवा खरीदने जा रहे हैं। ज्यादातर हमारे लोगों को, हम क्या है, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मेडिकल के बारे में, दवाओं के बारे में ज्यादा बातें नहीं जानते हैं। तो चिकित्सक ये ब्रांड का, जबकि उन्हें मनाही है कि आप जो है किसी ब्रांड की दवाएं नहीं लिख सकते, आपको जो है जेनेरिक दवाएं लिखना चाहिए, साल्ट लिखना चाहिए दवाओं का, और लोगों को ये बताना चाहिए कि आप अच्छी कंपनी का ये साल्ट खरीदें। लेकिन ये जो है कमीशनबाजी सब चलती है, दवाओं की बिक्री में भी बड़े बड़े खेल हैं, सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो है कुछ समय पहले रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको मेडिकल एसोसिएशन ने अपना जो है एकता दिखा के और कहना चाहिए सरकार को अपने दबाव में ले लिया और सरकार पीछे हट गई। योगी सरकार सर दावा करती है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है या भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ललितपुर जनपद में पिछले समय में देखा गया है कि विजिलेंस टीम कई बार कई लोगों को उठा के ले गई सर। तो ये से लगता है कि भ्रष्टाचार तो ये समझ लो अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है नए नए। भ्रष्टाचार यहाँ पे कम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, साधारण सा काम। जमीन पे अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है। अभी हम बताए कि
हमारा एक मामला है, सरकारी जमीनों पर 17 साल पहले की रिपोर्ट है राजस्व विभाग के कर्मचारियों की। 17 सालों से उसकी जो है सड़कों से जो है अवैध कब्जे नहीं हटाए गए हैं अभी तक। नजूल की भूमि पर तमाम जगह कब्जे हैं। नजूल की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास में इसे डूडा विभाग ने आवास बनवा दिए, वो कब्जे अभी तक नहीं हटाए हुए हैं। बताया जाता है कि 850 से अधिक लोगों की फाइलें रिकवरी के लिए तहसील ललितपुर में पड़ी हुई हैं और तहसील ललितपुर के कर्मचारी उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि ये रिकवरी के पर्याप्त आदेश नहीं है और इस तरह के आदेश नहीं होते हैं। सर एक बात और जानना तो ये तमाशा बना हुआ है, सब फाइलें यहाँ से वहां, कागज यहाँ से वहां घूम रहे हैं और काम जो है होना चाहिए जो वो नहीं हो रहा है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि ललितपुर जनपद में जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव होता है तो यहाँ पे 56-57 लोग आवेदन करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो लोग सर दूरी बनाते दिखते हैं सब चीजों से। देखो लोगों का क्या है, हम एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर हम थोड़ी सी आप के साथ चर्चा करना चाहेंगे। हमारे यहाँ एक समय कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के बड़े नेता थे सुजान सिंह बुंदेला। सुजान सिंह बुंदेला साधारण परिवार से हुए थे जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और धीरे धीरे वो सबसे बड़े बाहुबली नेता के तौर पर उभरे और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उनने अर्जित की। तो आज जो नेता हैं उन नेताओं में से अधिकांश लोगों के आदर्श वही बने हुए हैं। सबको यही लगता है कि उन जैसा हमें ताकतवर होना है और जितनी ही संपत्ति बटोरना है और अधिकांश नेता उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो जनता की सुध कौन ले, जनता के लिए काम कौन करे? अगर जनता के लिए आप काम करेंगे, अधिकारियों से लड़ेंगे तो आपके स्वार्थों की पूर्ति थोड़ी फिर अधिकारी होने देंगे, और जब अपने स्वार्थों की पूर्ति आप अधिकारियों से करेंगे तो जनता के लिए नहीं लड़ पाएंगे। यही स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ललितपुर के लिए बनी हुई है। इतना बड़ा प्रदर्शन चला सर, कोई जनप्रतिनिधि वहां पे 7 घंटे में नहीं दिखाई दिया। इतने जिला पंचायत 7 घंटे नहीं दिखेंगे भाई, सब मलाई छान रहे हैं। आप क्यों उनके सामने से मलाई का कटोरा छीनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लोगों में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों से उनका विश्वास उठता जा रहा है? देखिए आप कौशिक जी, ललितपुर बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। एक तो हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा है, बुंदेलखंड में ललितपुर पिछड़ा हुआ है। सरकार ने गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं। आपने तमाम केंद्रों का दौरा किया, कहीं चिकित्सक गायब हैं तो कहीं ताले लटके आपको मिले। आप स्वयं जो है उसके जो है देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, आपने तमाम मामले ऐसे उजागर किए हैं, लेकिन क्या कहीं कोई बदलाव आपको नजर आता है? लेकिन गरीब जनता की एक मजबूरी है, वो उम्मीद करती है कि सरकारी केंद्रों पर हमारा इलाज हो और उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन यह उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज के अभाव में वो अपने जमीन जायदाद बेचकर, वैसे ही लोगों के पास जमीन नहीं है, 1-1, 2-2 एकड़ के लोगों के पास थोड़े-थोड़े जमीन के टुकड़े हैं या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी का या अपनी जमीन बेचकर परिवार के लोगों का इलाज प्राइवेट लोगों के यहाँ कराना पड़ रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए। लोगों को इलाज मिलना चाहिए। सरकार ने जो स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं उन केंद्रों पर तैनाती सुनिश्चित होनी चाहिए और उनकी ड्यूटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। जन सुनवाई पोर्टल पे जो शिकायत दर्ज होती है उनमें ललितपुर जिला टॉप पे है कि सबसे ज्यादा निस्तारण यही हो रहा है सर। जन सुनवाई तो सबसे बड़ा मजाक है। मजाक इसलिए है कि आप एक किसी विभाग के खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए, प्रार्थना पत्र दीजिए, उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराइए, तो जो शिकायत ऊपर से जन सुनवाई केंद्र लखनऊ से आती है तो संबंधित अधिकारी के पास जाती है जी। संबंधित अधिकारी उस प्रार्थना पत्र पर लिख देता है अपने अधीनस्थ को कि आवश्यक कार्यवाही करें, और इतना लिखने के बाद ही ऊपर रिपोर्ट पहुंचा दी जाती है कि समस्या का समाधान कर दिया गया। कई जगह तो अब वहां से बार-बार फोन आते हैं समस्या का समाधान हो गया। अरे आदमी क्या दे, आदमी बताता रहता है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, वो कहते ठीक है हम फीडबैक आपसे फिर ले लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। योगी जी को चाहिए कि IGRS में जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं उनके निराकरण के लिए अगर एक वो सेल इस बात के लिए गठित कर दें कि शिकायतों का जो आ रहा है और जहां पे शिकायतें समयबद्ध तरीके से, समयबद्ध सिस्टम से अगर उनका समाधान नहीं हो रहा है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ जब तक दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी
तब तक इस तरह की प्रवृत्ति में, इस तरह के सिस्टम में कोई बदलाव होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। दो चीजें देखने को मिली हैं जन सुनवाई में सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन सुनवाई में जब शिकायत करता है तो जो शिकायत पत्र लगाता है, अपलोड करता है, वही अधिकारी अपनी आख्या में वही शिकायत पत्र वापस लगा देता है और लिख देता है निस्तारण हो गया। अब वो तो कर तमाम तरह की है। अच्छा, दूसरी बात ये स्पेशल क्लोज भी एक होने नहीं, लगा। अगर अधिकारी ये कहते हैं कि शिकायत झूठी है, तो झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे शिकायतों को जो लगता है अधिकारियों के ये फालतू की शिकायतें हो रही हैं, शिकायतों का जो है अमार लग रहा है, झूठी शिकायतें, तो उस प्रवृत्ति पर भी लोग ये सब सरकार के हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है। लेकिन सरकार ये सब फॉर्मेलिटी करना चाहती है, समस्याओं का समाधान अधिकारी चाहे तो हो सकता है। सर सिस्टम सुधरेगा कैसे सर? सरकार की नीयत होनी चाहिए और सरकार के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, स्थानीय जो नेता हैं, उन पर इस बात पर फोकस होना चाहिए कि आप जो है जनता की सुनिए, और जो पदाधिकारी जनता की नहीं सुन रहे हैं उन्हें साइड लाइन किया जाना चाहिए। अगर उन्हें मलाई खाने का मौका देते रहेंगे तो ये स्थिति नहीं सुधरेगी। भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष पद के लिए मैंने आपको बताया कि 56 से 57 आवेदन होंगे हैं। चर्चा ये भी बनी रही कि पैसा भी चल रहा है इसमें धीमे धीमे सब। देखो, जो सिस्टम हम भी सुनते हैं, अब हमसे कोई साक्ष्य मांगे तो साक्ष्य तो नाम दे पाएंगे ना आप दे पाएंगे, क्योंकि देने वाला हम और आपसे मिलके तो देता नहीं है। उसे पद चाहिए, और कई तमाम नेता हैं जो पैसे लेकर अपना काम कर रहे हैं, पद दे रहे हैं। पहले भी इस तरह की जो है बातें सामने आती रही हैं, आज भी इस तरह की बातें आ रही। तो ये बातें क्यों आ रही हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सर बड़ी बात है कि कल झांसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं। झांसी में भी एक घटना घटती है मेडिकल कॉलेज में कि एक मरीज वहां पे फांसी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है, उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। वो ललितपुर में रात में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और मुख्यमंत्री बिल्कुल सटे हुए जनपद में आए हैं। कौशिक जी, आप ये समझिए, जो हम बात कर रहे हैं ललितपुर की, लगभग यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। ये ललितपुर तो अपन चूंकि ललितपुर में बैठे हैं इसलिए ललितपुर के विषय हमारे सामने है। ललितपुर अपना कार्य क्षेत्र है, इसलिए ललितपुर को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन स्थिति सब जगह यही है। आज एक और मामला निकल के आया। जब जांच टीम जांच के लिए निकली तो एक ललितपुर का ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे जांच के दौरान सीएमओ ने कहा कि मैंने तो 12 तारीख को ही एक नोटिस जारी कर दिया था कि ये फर्जी रूप से चल रहा है, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। और वहां पे आज डिलीवरी भी हुई है। जब जांच टीम पहुंची उसने देखा कि यहाँ पे तो एक आज ही डिलीवरी हुई है। कल भी जो महिला की मृत्यु हुई है वो भी महिला वहां पे इलाज कराने के लिए पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी खाल बचाने के लिए इसी तरह की ये कार्रवाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा केस स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है सर। देखो, ज्वाइनिंग जो हो रही है उनमें तो पैसा चल रहा है, ये भी शोर है कि पैसा चल रहा है, लेकिन एक बात और है कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेटर दे दिया जाता है, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया जाता है सर, रिलीव नहीं किया जाता। किस विषय पर बात करना चाहेंगे जहां पे ये भ्रष्टाचार ना हो? क्या आपको लगता है कोई विभाग ऐसा है जहां पैसे के बगैर काम हो रहा हो? अगर उस विभाग के बारे में आपने सुना हो तो मुझे अवगत कराइए, मैं भी जान सकूं कि चलो कहीं एक विभाग तो है ऐसा जहां बगैर पैसे के कोई काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि ललितपुर में इस समय कानून व्यवस्था जो है ना, वहां पे पैसा नहीं चल रहा है सर। देखो, कानून व्यवस्था पुलिस अधीक्षक है, अब ये कहा जाए कि मुखिया ईमानदार हैं जी, और थानों पर पैसे के लेन देन की शिकायतें आ रही हैं, तो कितनी अजीब सी बात है। ऐसा कोई थाना है जिसके बारे में सुनते हो कि वहां पे पैसा नहीं चलता है? जांच जैसे सर कोई जांच, अरे जांच तो बात की बात है, पैसे का लेन देन तो एफआईआर दर्ज कराने में लोगों को पसीने आ जाते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अभी ये बार का एक मामला देखिए आप, मतलब थानेदार तो अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की वो सुनती नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की सरकार नहीं सुनती। कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि अच्छी बातें, सच्ची बातें सरकार तक पहुंचाई जाएं, उनके बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं सुनते अधिकारी। कल ललितपुर में पुलिस अधीक्षक ने बड़े बड़े मामले उजागर किए हैं, कई जो है ब्लाइंड केस उन्होंने उजागर किए हैं, लेकिन उनको अपने अधीनस्थों की जो भ्रष्टाचार की बातें हैं उस पर जो है अंकुश लगाना चाहिए। सर एक बात और आती है कि कल ललितपुर में गौरव महोत्सव मनाया जा रहा था, 51वां
स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो 51 वर्ष में ललितपुर को क्या मिला? अब एक महिला तड़प तड़प के मर रही थी। अब देखो ऐसा है कि हम ललितपुर के बहुत पिछड़े हुए गरीब लोग हैं। हम लोगों को अगर कोई खुशी का मौका मिलता है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको शेयर करें, उसी बहाने अपनी खुशी मना लें। तो 51वां वर्ष था, प्रयास जागरण ने भी अच्छा किया, प्रयास जो है अमर उजाला ने भी अच्छा किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को स्मृति चिन्ह देकर उनको जो है प्रोत्साहित किया है। इस तरह के कार्यक्रमों से होता क्या है, लोगों को लगता है कि हम भी अच्छे काम करें तो हमें भी जो है सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम तो होने चाहिए, लेकिन अब इसी तरह के कार्यक्रमों के दौरान अगर कोई बीच में आप भ्रष्ट रहा हो, जिसने नगर पालिका में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हों या किसी और उसमें सामाजिक पद पर रहते हुए, उसे भी आप सम्मानित करें। तो इस तरह के आपको जो सम्मानित करें तो आपको उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। कार्यक्रम तो होने चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों के सम्मान करने से बचा जाना चाहिए। ललितपुर जनपद में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ललितपुर जनपद को बने हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस 51वां मनाया जा रहा है। धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लोगों ने ललितपुर के विकास के लिए, ललितपुर को बनाने के लिए कुछ भी किया है, उन्हें अमर उजाला और दैनिक जागरण, साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उनके अंदर कोई भी योग्यता। तो क्या सर, यहाँ जो भ्रष्टाचार की बात होती है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी कोई मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए सर इन लोगों को? देखो, आप एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। विधायक हों, सांसद हों, कोई भी पदाधिकारी हों, और हम लोग भी उसी में हैं, शामिल हैं। आप हम लोगों को, हमारे साथी नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को किसी सम्मान समारोह में बुलाएं, हम लोग जरूर पहुंचेंगे उसमें जी। लेकिन किसी समस्या के लिए बुलाएं तो हम लोगों के पास समय नहीं है। ये यहाँ प्रवृत्ति है कि सम्मान के लिए लपक के जाएंगे और समस्या के लिए हमारे दरवाजे के सामने लोग रोते रहें तो हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगता है, हमें फिर सुनाई कुछ नहीं देता है। तो जिन छात्रों ने, छात्र नेताओं ने कल जो प्रदर्शन किया है और एक महिला के न्याय के लिए जिस तरीके से सामने आए, उन लोगों को क्या संदेश देना? वो हमने अभी आपसे बातों की शुरुआत में ही कहा था कि वह धन्यवाद के पात्र है। वह सभी छात्र हों या जो भी जनप्रतिनिधि हों, जो भी छात्र नेता हों, मैं उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि छात्रों को इसी तरह की जो है मामले जब भी हो तो उन्हें एक होकर, एकजुट होकर और उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है। यदि हम लोकतंत्र में यदि हम सोच लें कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होता है और हाथ पर हाथ धरे हम बैठे रहें तो ये स्थिति और विकट होगी। और यह आप समझिए, सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। लोग कब तक आप लोगों की जातियां सहन करते? कभी ना कभी तो उसका अंत होगा, कभी न कभी तो यह आक्रोश जो है बहुत बड़े पैमाने पर फूट कर बाहर निकलेगा। उस स्थिति का सरकार को आकलन करना चाहिए। ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत सारे खेल मैदान बनाए हैं। ललितपुर में विकास भी दिखाई दे रहा है, जल संचयन को लेकर कुछ काम हुए हैं, लेकिन सर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा। देखो, एक तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम और आप कई बातें कर चुके हैं, भ्रष्टाचार बड़ा हुआ है। तो विकास की जो बात है, 3-4 चीजें विकास में आम आदमी से जुड़ी होती है। लगभग हर परिवार उन चीजों से जुड़ा होता है। हर परिवार के लिए बिजली चाहिए, हर परिवार के लिए पानी चाहिए, हर परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था पर हम और आप लंबी बातें कर चुके हैं और कल की रात की घटना से उसको जो है, जिस तरह के यहाँ पे माहौल है, उसको जो है सबको पता चल गया कि क्या है। उसको प्रमाण पत्र की अब कोई जरूरत नहीं है कि बदहाली कितनी है। पेयजल, शुद्ध पेयजल की बात की जाती है, लेकिन हम ये कह रहे पेयजल लोगों को कई गांव में नहीं मिल रहा, ललितपुर शहर में ही नहीं मिल रहा। हम और आप जहां बैठे हैं वहां सामने पाइपलाइन नहीं है, वहां कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं है कि सरकारी कोई पाइपलाइन डली हो। तो गांव देहात में पेयजल का मुख्यालय है। अब शुद्ध पेयजल की बात कौन करे जब पेयजल ही नहीं मिल रहा है लोगों को। और गर्मी हमारी आने वाली है। होता क्या है, जब गर्मी आती है तब जब लोगों को पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है तब लोग चिल्लाने लगते हैं और अधिकारी तब थोड़ी बहुत खुचर पुचर करके अपना यहाँ वहां करते हुए करते और पता चला बरसात लग गई और फिर वो ठंडे बस्ते में वो स्थिति चली गई। सरकार हर वर्ष, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो या भाजपा, सरकार ने पैसा कम नहीं दिया है। सरकार ने पैसा पेयजल के लिए इस बुंदेलखंड को बहुत दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, जिसके कारण आज भी हमारे क्षेत्र के लोग पानी के लिए जो है परेशान हैं। शुद्ध पेयजल की तो बात करना ही बेमानी है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आप
देख चुके हैं। तमाम गांवों में बिजली नहीं है, यदि बिजली कहीं है तो पता चला वहां बिल नहीं भरे जा रहे हैं। अब बिल नहीं भरे जा रहे हैं तो एक साथ पूरे गांव की बिजली काट दी बिजली विभाग ने। अरे भाई, जब बिजली नहीं भरे जा रहे हैं तो जो लोग नहीं भर रहे हैं उनकी आप बिजली काटिए। सबसे पहले तो चोरी रोकिए, अगर चोरी रोक लेंगे तो उनको पैसा कैसे मिलेगा? तो यही बिजली विभाग के लोग ही चोरी कराते हैं, और फिर जब मामला जब हद से ऊपर निकल जाता है तो पता चला पूरे गांव की बिजली काट दी। तो बिजली सब लोगों को मिलना चाहिए, पानी सब लोगों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं सब लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा की स्थिति भी उसमें है कि हर आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार तमाम पैसा खर्च कर रही है, लेकिन आप ये देखिए शिक्षा विभाग में हर साल नए कोर्स बदल कर बेचे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों की वर्दी पर और किताबों पर। योगी सरकार रोक लगा पाई? योगी सरकार कुछ भी कहे, लेकिन योगी सरकार का शिक्षा माफियाओं पर, स्वास्थ्य माफियाओं पर क्या कंट्रोल है? मेरे ख्याल से जो पिछली सरकारों की स्थिति थी वही आज है, और शिक्षा माफियाओं और स्वास्थ्य माफियाओं पर जो आम आदमी की जरूरत है उस पर रोक लगनी चाहिए। और योगी जी से मैं निवेदन करता हूं कि योगी जी और उनके जो मातहत जो ईमानदार, बेईमानों से नहीं ईमानदार मंत्रियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह इन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करें। तो ये थे ललितपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार। आपने अपने विचार कल की घटना और ललितपुर के जो स्थापना दिवस है उस पर साझा किए, और जो ललितपुर की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री से मांग करते भी नजर आए कि मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए जिससे विकास की ओर प्रदेश बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और लोगों से, हम छात्रों से, सभी का आह्वान करते हैं कि वह जो है अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे आएं। मैं उनका समर्थन हर तरह से करूंगा।